आप लाहौर से ही हैं? जी, मैं ताल्लुक़ लाहौर से ही है और मेरा नाम है मिर्ज़ा मुज़म्मिल बेग। 2021 से ये स्टोरी मेरी स्टार्ट होती है बेसिकली। 2021 में अचानक से मेरे वालिद साहब को पेन हुई चेस्ट में, और जब उनको हम कार्डियोलॉजी लेके गए तो वहाँ पे जाके पता लगा कि उनकी किडनीज फेल हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया है और हार्ट का भी इशू आ रहा है। ये दो चीज़ों के अंदर जो है वो उनकी कंडीशन है। और फिर उनको हम शेख ज़ैद ले गए, क्योंकि शेख ज़ैद उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि इनको शेख ज़ैद लेके जाएं या जिना हॉस्पिटल लेके जाएं, वो बेहतर होगा ताकि इनके गुर्दों का ट्रीटमेंट भी साथ चले। क्योंकि अभी किडनी फेलियर हुआ नहीं था, बट किडनी फेलियर की तरफ जा रहा था। क्रिएटिनिन जो है उनका अराउंड 3 से ऊपर था, 3.2 या 3.3 इस तरह से था उस टाइम। लेकिन खैर उनको जब हम शेख ज़ैद हॉस्पिटल लेके गए, उनकी हालत में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर्स एट दी एंड इस पॉइंट पे जाना पड़ा। ये 2021 की ही स्टोरी है कि उन्होंने मुझे कहा कि देखें, दो चीज़ों में से ना एक चीज़ बचा सकते हैं, या तो आप हार्ट का ट्रीटमेंट करवाएं, इनकी एंजियोग्राफी करवाएं, बट उसमें मेडिकेशन ऐसी यूज़ होंगी कि इनकी किडनीज टोटली फेल हो जाएंगी। ठीक है, या तो फिर आप जो है इनकी किडनीज़ को बचाते रहें और उस चक्रों में जो इनकी कंडीशन है, ये खुदा न खास्ता इनका हार्ट फेल ना हो जाए। अब वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। खैर वहाँ से उनकी एंजियोग्राफी करवाई और उसके बाद उनकी किडनी फेल हो गई। एट दैट टाइम मेरे पास एक जॉब थी, 23,000 रुपये पाकिस्तानी जो मैं अर्न कर रहा था। और जब मैंने अपने वालिद साहब को सर्व किया 1-1.5 महीना उनके साथ ही शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, तो जब वो घर आए किडनी फेलियर्स के साथ, फाइनेंशियली ज़ीरो सारे मामलात, ठीक है, और कुछ नहीं था ऊपर नीचे, और वो 23,000 रुपये वाली नौकरी भी मुझे निकाल दिया गया था वहाँ से कि आपने एप्लीकेशन रिटर्न में नहीं दी, इस वजह से आप जो है वो जा सकते हैं। एट दैट टाइम मैं ना लड़ पड़ा था अल्लाह से। ये क्या बात हुई, मेरे वाले साहब के गुर्दे क्यों फेल करने थे? मेरे से क्या ऐसा मसला हो गया? 22 साल मेरी उम्र है, मेरे अब्बा जी के गुर्दे भी ख़राब कर दिए हैं, मेरी नौकरी भी ले ली है, मैं उन्हें सर्व भी नहीं कर सकता। लड़ना शुरू हो गया, अभी शुरुआत हुई थी लड़ाई की। 2022 आया, जिशान मेरा बचपन का दोस्त है, तो एट दैट टाइम ना ये मुझे ले आया, हम अर्न करने लग गए फ़ौरन से। उस 23,000 से मैं बड़े अच्छे पैसे कमाने लग गया और इसके हलाल कमाने लग गया। मैंने इस पर शुक्र अदा नहीं किया। मेरे ना अंदर नफ़रत रही उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे निकाला था उस 23,000 की नौकरी से। वाली साहब का साथ में डायलिसिस होते रहते थे वफ़क़न, लेकिन साथ में ना अल्लाह पाक से एक लड़ाई भी थी कि मेरे ही अब्बा जी क्यों, वजह इस तरह से मेरा, यानी कि ये मेरा अंदर से एटीट्यूड किया था, वजह मेरे अब्बा जी क्यों। वहाँ से एक दिन ऑप्शन नज़र आई, क्योंकि पैसे कमा रहे थे, थोड़ा गरूर और तकब्बुर भी आ गया था, अभी तक हलाल ही कमा रहे थे। वहाँ से ऑप्शन खुली मेरे सामने हराम की, कि अगर हराम तरीके से पैसा कमाया जाए तो एक झटके में इतना पैसा आ जाएगा कि मैं वालिद साहब का ना किडनी ट्रांसप्लांट करवा लूँगा। मैंने ज़िशान से डिस्कस किया, ज़िशान ने कहा कोई मसला ही नहीं है। हम चारों बैठे और हम शुरू हो गए। हराम कमाया नहीं, उससे पहले अब्बा जी पूरे हो गए। जब हमने ये डिसीजन लिया और ये काम शुरू किया, उसके विद इन 1 वीक अब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। वो मेरे सामने बैठे थे, उनकी 2 दुआएं होती थी। एक उनकी दुआ होती थी, अल्लाह पाक मुझे ना चलता फिरता उठाई किसी का मोहताज ना करी। इस वजह से वो डायलिसिस पे होने के बाद भी किसी को देखने में लगता नहीं था कि ये बंदा जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल है, ये डायलिसिस का पेशेंट है या इसको हार्ट का कोई इशू है। और वो ऑफिस जाते थे, सुबह ऑफिस जाते थे, शाम को ऑफिस से आते थे, ठीक है। और उनकी डेथ हो गई।
अब उनकी डेथ हुई, अभी भी मैंने जो है ना, मैं सीधे रास्ते पे नहीं आया कि यार मैं कितना गलत कर रहा था, कि मैं सोच रहा था मैं अपने वालिद साहब का हराम पैसे से किडनी ट्रांसप्लांट करा दूं, जिसने बचपन से मुझे नसीहत की थी कि बेटा हराम नहीं, हराम दे के हमने तेरी नौकरी भी नहीं लगवानी, नहीं तो सारी ज़िंदगी तो हराम कमाएगा। वो ये मिसाल मुझे दिया करते थे, ये इस तरह से मुझे कहते थे। तो मैंने ना और लड़ना शुरू कर दिया कि अल्लाह पाक थोड़ी तो मोहलत दे देता मेरे अब्बा जी को। 2 महीने बाद मेरी शादी थी, उससे पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो ये क्या है, कांड इतने बड़े थे कि वो अभी मैंने तो वो खोले ही नहीं। ये तो बहुत कम मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आगे उसको डिस्क्राइब करता हूँ। सोच नहीं रहा था, बस लड़ रहा था अल्लाह पाक से कि जी मेरे अब अब्बा जी की डेथ ही हो गई है, ठीक है, अब मेरे तो ऊपर ही कोई नहीं है, अब मुझे किसका सहारा है। 2 महीने बाद मेरी शादी है, कोई थोड़ी सी मोहलत तो मिल जाती मेरे अब्बा जी को। खैर मेरी शादी होती है, शादी होने के बाद न्यूज़ मिलती है कि मेरी वाइफ ने कंसीव कर ली है, वो प्रेग्नेंट है 2023। और राइट नाउ 2023 में मेरी कंडीशन इस तरह से थी कि मेरा बिलीव ही नहीं रहा था, मैंने मांगना छोड़ दिया था, और मैं इसी चीज़ पे कंसंट्रेट होता था कि यार जो करना है ना मैंने करना है, मैंने यहाँ चेकअप करवाना है, मैंने इस तरह से करना है, मैंने इस तरह से करना है। और जो मैं कर चुका था ना ज़िंदगी में, अभी तो मैं उसको देख ही नहीं रहा था कि मैंने गलतियाँ क्या क्या की हैं। 2023 के एंड में 29 वीक होता है प्रेगनेंसी का मेरी वाइफ का, तो अचानक से उसको लेबर पेन होती है और बेबी डिलीवर हो जाता है। बेबी डिलीवर होने के बाद 2 दिन सरवाइव करता है और बेबी की डेथ हो जाती है। बेबी की डेथ होती है, मैं डिस्ट्रॉयड, ये अब क्या है, फिर अल्लाह से लड़ाई शुरू, देख नहीं रहा किया क्या हुआ है, मलाल नहीं आ रहा, लड़ी जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली लड़ी जा रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसी हरकतें की थी कि आराम तो कुछ भी नहीं, वो कर्ज मेरी नस्लों ने अदा करना था, लड़ी जा रहा हूँ। उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं डॉक्टर्स, इस तरह से क्यों हुआ है, प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों हुई थी। तो पता लगता है यूट्रस इन्फेक्शन था, जिसका मेरी वाइफ को आइडिया नहीं हुआ बिकॉज वो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, लैक ऑफ नॉलेज था, और उस वजह से जो है वो लेबर पेन्स हो गई और बेबी डिलीवर हो गया। 2024 स्टार्ट होता है, हम अगेन ट्राई करते हैं, मेरी वाइफ कंसीव कर लेती हैं दोबारा से। इस दफ़ा ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, इवन कि मेरी वाइफ को खांसी भी हो रही थी ना, तो मैं उसको बेस्ट डॉक्टर्स के पास लेके जाता था। मैंने बेस्ट डॉक्टर्स के पास लेके जाना है, मैं उसको वजाइनल और ओरल मेडिसिन डॉक्टर उसको दे रहे हैं कि प्री मैच्योर वाली साइड पे बिल्कुल भी ना जाए। मंथली बेसिस पे जो है उसका टेस्ट हो रहा है अपना यूरिन एग्जामिनेशन का, ताकि वो काम ना हो जो लास्ट ईयर हुआ था। और मैं अपना 110% दे रहा हूँ, लेकिन मैं मांग नहीं रहा, ना मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या कुछ किया हुआ है और मैं क्या कुछ कर चुका हूँ। 30 नवंबर 2024 मेरी वाइफ को बैक में पेन होती है, कमर में, और मुझे कहती है मियाँ जी मेरे ना बैक में पेन हो रही है और ना मेरा सांस भी ना खींच के आ रहा है, मुझे सही नहीं आ रहा। मैं कहा यार वेदर इस तरह का है, हो सकता है इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा हो, फोगी स्मोगी वेदर है। तो मेरी वालदा कहती हैं यार तू ना इसको ना हॉस्पिटल ले जा बेटा। 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा था, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं सर्वाइकल लेंथ का मुंह जो है ना वो 3 सेंटीमीटर ओपन हो गया, अगर 9 सेंटीमीटर ओपन हो तो बेबी डिलीवर हो जाता है, 9 to 10 सेंटीमीटर ओपन हो, ठीक है। इसका इंस्टेंट सल्यूशन नहीं है, एक कोशिश है कि हम इसको सर्वाइकल सर्कुलाज लगाएंगे जिससे कि इसको कुछ हद तक सेव किया जा सके, बट ये इसका सल्यूशन नहीं है। ये आप ना रखें माइंड में कि हम सर्वाइकल सर्कुलाज लगा देंगे तो उसके बाद जो है वो कोई इशू नहीं होगा,
वो प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होगी, अगर वो होनी है तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो खैर मैं उनको गो हेड देता हूँ, वो सर्वाइकल सर्कुलाज लगा देते हैं और उसके बाद जो है मेरी वाइफ की तबीयत और ख़राब होना शुरू होती है। 2 दिन बाद पता लगता है, मेरी वाइफ उधर ही वार्ड में ही एडमिट रहती हैं, उसको उसके कंसल्टेंट जो है ना वो डिस्चार्ज नहीं देते। 2 दिन बाद पता लगता है कि मेरी वाइफ का जो ब्लड टेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। थिक होने से डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं कि मे बी इसके लंग्स में कोई क्लाउड है जिसकी वजह से उसके हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया और उसको सांस, उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं है। फिर मैं ख़त्म हो जाता हूँ। एट दैट टाइम ना मुझे एहसास होता है कि मैंने क्या किया था। मैंने असल में मैं मुजरिम हूँ किसका। मैं ज़ीशान को कॉल करता हूँ, ज़ीशान को कॉल करके मैं बुलाता हूँ, इससे मेरी बात होती है। ये ना मेरे आगे हाथ जोड़ लेता है। मुझे उससे पहले ना सूर्य रहमान का पता था ना मुझे आपका पता था। मैंने अभी भी आपके ऊपर ज़्यादा सर्च नहीं की। मैं आज आ रहा हूँ, मैं आज भी हॉस्पिटल से आके यहाँ बैठा हूँ। इसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिया, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसने कहा भाई एक काम मेरा कर नहीं। सूर्य उस मेरे मैं लड़े हुए थे, नहीं मिल रहा था, मैं इन तीनों से नहीं मिल रहा था, सब लड़े हुए थे। इन तीनों की आपस में शायद मुलाकात हो चुकी थी क्योंकि इनकी थेरेपी का प्रोसेस मेरे से पहले था, मगर मेरे साथ में मुलाकात नहीं थी। या सूर्य रहमान सुननी है और सुबह दोपहर शाम सुननी है। फिर इसने ये समझाया गया मुजम्मिल देख कि हम लोग जितने भी थे ना, हम सारे कहीं ना कहीं स्ट्रक थे। कोई फाइनेंशियली स्ट्रक था, कोई मेडिकली स्ट्रक था, कोई अपनी फैमिली की तरफ से, तू अपनी फैमिली की तरफ से 3-4 साल से सर्वाइव कर रहा लगा था, तो कुछ है। जब इसने ये बात की ना तो एट दैट टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैंने किया क्या हकीकत में। हकीकत में मैंने ये किया था कि मैं उनमें शामिल हो गया था जो चादरें खींचते हैं। मेरा रिलेशन था 2021 से पहले, मेरी वालिद साहब की वो किडनी वाले इशू निकलने से पहले। ठीक है, 3-4 साल किसी के साथ रिलेशन था और जब वो मुझे नहीं मिली तो तैश में मैंने उसका हुआ हुआ रिश्ता ख़राब करवाया। मैंने बताया, ये मैंने बदले में किया। मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से लड़ रहा था। मैं नहीं देख रहा था मैं धोखेबाज भी हूँ, मैं फरेबी भी हूँ, मैं झूठा भी हूँ, मैं जना भी करता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं फरेब भी करता हूँ, मैंने ब्लैकमेलिंग भी की है। मैं सिर्फ अल्लाह से लड़ी जा रहा था कंटिन्यूसली लड़ाई मेरी जो है ना वो कंटिन्यू थी। डेट टाइम मुझे एहसास होता है जब ये मुझे मैसेज देता है सूर्य रहमान का और मेरे आगे हाथ जोड़ लेता है। इसने मेरी अहमद भाई से बात करवाई। कुछ चीज़ें थी शायद जो मैं इसको भी नहीं बता पा रहा था, जबकि ये मेरे बचपन का साथी है। थे ना इंसान जो अपने सामने है ना वो अपने ही सामने है। मैंने वो सब कुछ खोल के भी अहमद भाई को बता दिया कि यार मैंने उसको ब्लैकमेल किया था और उस लड़की को इस तरह से ब्लैकमेल किया था कि उसको मेरे पे शक भी ना हो और वो मुझे अपने फियांसी की डिटेल्स भी दे दे और मैं उसको बता भी दूं और किसी तरह से बस वो मुझे हासिल हो जाए। और सब बता दिया मैंने अहमद भाई को और एट द एंड वो भी मुझे हासिल नहीं हुई या मैंने उसको हासिल नहीं किया। मेरी वो चाह ही ख़त्म हो गई क्योंकि वो गुस्सा था, वो मोहब्बत तो थी नहीं। अहमद भाई ने मेरी शाहजी से बात करवाई। शाहजी ने मुझे उधेड़ा और उधेड़ के साइड पर रख दिया। मैंने कहा बेटा ये है तू जो 4 साल से अल्लाह से लड़ी जा रहा है, तेरी औकात क्या है? तू तो ये है। मैंने सूर्य रहमान की थेरेपी स्टार्ट की। मेरी वाइफ सीसीयू वार्ड तक जा चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई अब।
कुछ नहीं रहा, अब अल्लाह है। डेट टाइम मैंने एक्सेप्ट किया, जो मैंने कांड किए थे डेट टाइम मैंने एक्सेप्ट किया कि अब अल्लाह है। उससे पहले तो यही चल रहा था ना, मैं और मेरे साथ ही क्यों, ये दो बातें चल रही थी। मेरी वाइफ CCUR तक जा चुकी थी, हार्ट साइज उसका इंक्रीज था, मुझे समझ नहीं लग रही थी, उसको क्लेक्सिन के सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे थे, ब्लड सैचुरेशन उसकी कम थी, 84 85 पे जा रही थी। और 2 दिन हुए थे मुझे सूर्य रहमान की थेरेपी करते हुए। तीसरे दिन मेरी वाइफ को CCUR से डिस्चार्ज दे दिया उन्होंने। कहा कि आपकी वाइफ का हार्ट साइज जो है वो नॉर्मल हो गया है, आपने क्लेक्सिन इंजेक्शन जो है ना इसको आपने कंटिन्यू रखना है। हम इसको 32 वीक से ऊपर लेके जाएंगे, बेबी के 32 वीक से ऊपर करेंगे ताकि हम फ़ौरन से इसको डिलीवर करवा सकें, आपकी वाइफ की लाइफ भी रिस्क में ना आए और बेबी भी ज़्यादा सेफर साइड पे हो। डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट मुझे किया। मैं कहा ओके। 30 वीक हो गए थे उसके जब उसको डिस्चार्ज मिला था CCUR से। हम घर आए, मैं सूर्य रहमान की थेरेपी कर रहा था, मेरी वाइफ भी थेरेपी कर रही थी। मुझे फॉलोअप पे जाना था डॉक्टर के, मैं फॉलोअप पे गया तो मुझे वहाँ पे जाके पता लगा जो बैग होता है लीक कर गया, वो जो है काफ़ी श्रिंक हो गया है और बेबी को एज सून डिलीवर करवाना पड़ेगा। 30 वीक्स प्लस 5 डेज प्लस 5 डेज की प्रेगनेंसी थी वो। मैंने उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी तक ना अगर मैं शुक्र अदा करता भी था ना तो मैं लफ्ज़ ही करता था, हाँ शुक्र है अल्लाह पाक का। नहीं, उस दिन मैंने आसमान की तरफ देखा, मुझे अल्लाह के होने का एहसास हुआ और मैंने अल्लाह का वाकई शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी है। जबकि डॉक्टर्स कह रहे हैं डिलीवरी करवानी पड़ेगी और मैं कह रहा हूँ अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी है, मैंने पता नहीं किस बुरे हालात से मेरी बेगम और होने वाले बच्चे को जो है ना वो बचा लिया। वेरी नेक्स्ट डे थेरेपी थी। शाहजी ने मुझे गाइड किया कि बेटा खाना खिलाओ। मैं निकला हूँ सुबह। उन दिनों मैं उस रात भर मौजज़े देखता रहा हूँ। मेरी मिसेस का ब्लड ग्रुप था B नेगेटिव, नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा था बॉटल्स अरेंज करें, HP बहुत कम है, सुबह C सेक्शन करना है, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं करवा सकते। मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ और मुझे चलते चलते B नेगेटिव के ब्लड मिल रहे हैं। लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई क्यों परेशान हो? मैं कह रहा हूँ यार मिसेस का ऑपरेट है, ब्लड चाहिए। कौन सा ब्लड चाहिए? B नेगेटिव। हाँ मेरे पास है जी, चलें ब्लड बैंक चलें। मैं मौजज़े देख रहा था, मैंने उस पूरी रात मौजज़े देखे हैं। इस तरह की कई चीज़ें हैं। ठीक है, डॉक्टर्स ने कह दिया इंक्यूबेटर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, सुबह बेबी की डिलीवरी है, ठीक है आप अपना अरेंज करें। ठीक है, एक तो ये इसको मैंने फ़ोन किया, पता नहीं कहाँ से ये मेरे हर दिमाग में हर जगह ये आ जाता है कहीं ना कहीं से घूम फिर के। इसको मैंने फिर फ़ोन किया। ठीक है, मेरी माँ ने कहा कि तू अकेला ना जा, तू हॉस्पिटल जाएगा लड़ पड़ेगा। मैं रात को घर आ गया था। ज़िशान को फ़ोन कर को साथ दिया, चले गया, इसने वो भी मैनेज करवा दिया। थोड़ी बात इधर की थोड़ी उधर की, उन्होंने कहा जी ठीक है, इंक्यूबेटर भी आ गया, वेंटिलेटर भी आ गया। मैं उस रात में पूरी रात मौजज़े देखता रहा। सुबह खाना खिलाने के लिए ऐसे बाहर निकला हूँ तो भाई ने गाइड किया था कि बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना, ये प्यार से खिलाना है। एक खातून नज़र आई है, उनके हाथ में एक बच्चा था, उनको खाना खिलाया, उनके साथ बैठ के खुद खाना खाया, नाश्ता किया, खुद चाय पिया क्योंकि नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ घबराहट थी, इस वजह से खुद मैंने चाय पिया, साथ उन्होंने नाश्ता किया, उनसे बातें होने लग गई हैं। तो मुझे ना अपना दुख सुनने लग गई कि बेटा भाई ये मैंने उनसे पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये ना मेरी बेटी है। ठीक है, तो मेरे पास बिस्किट से मैं वो उसको दे रहा था, तो उन्होंने कहा भाई ये जो कपड़े हैं ना ये भी किसी से मांग के पहनने हैं। तो मैंने उनको इस पे ये जवाब दिया, मैं कहा देखिए आप इस पे रखना वो ना करें, अफसरदा ना हो कि आपने बच्चे के कपड़े मांग के पहने, मेरे पास कपड़े बेतहाशा पड़े, मेरे पास बच्ची नहीं है।
वहाँ पे वो मेरे लिए रो रही थी, वो मुझे दुआएं दे रही थी कि अल्लाह पाक तेरी बीवी को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक तुझे भी औलाद दे। वहाँ से हॉस्पिटल आया हूँ, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था मेरी बेगम का सी सेक्शन होता है नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर जितने कंफ्यूज थे, करना है नहीं करना है। तो कार्डिक के प्रोफेसर आ रहे हैं, गायनी के आ रहे हैं, अजीब सा सिनेरियो चल रहा है। हॉस्पिटल जाता हूँ तो उसके मुझे पता लगता है कि वो सी सेक्शन के लिए मेरी वाइफ को लेके जाने लगे हैं। मैं उससे मुलाकात करता हूँ, सी सेक्शन के लिए ले जाते हैं। और एट दैट टाइम बेटी पैदा होती है मेरे, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को मेरी बेटी पैदा होती है। वक्त से पहले पैदा होने की वजह से उसके लंग्स प्रीमेच्योर थे, प्रॉपरली उसके लंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए थे। उसको लेके जाते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ नर्सरी में। एक दिन 24 आवर्स वो नॉर्मल ऑक्सीजन और सी पैक के साथ गुजारती है। वेरी नेक्स्ट डे वो वेंटिलेटर पे आ जाती है। और वेंटिलेटर पे आती है, मैं साथ साथ मेरी गाइडेंस चल रही थी। अहमद भाई, ज़िशान, शाहजी ये सब मेरे साथ राब्ते में थे। फिर मुझे शाहजी ने गाइड किया कि बेटा जान नहीं छूट रही। माफ़ी की तलाफ़ी का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे समझाया कि क्या है। मैं उसी दिन गया हूँ, वेरी नेक्स्ट डे उससे गया हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। उन्होंने कहा इस टाइम जाना मुनासिब नहीं है। सुबह के टाइम मैं उनके घर गया हूँ, उस लड़की के घर गया हूँ सीधा। दरवाज़ा नॉक किया कि वालदा आई हैं। कि वालदा से क्या जी, मैंने पूछा क्या काम है। वो मुझे पहचानी नहीं थी, 5 साल पुरानी बात हो चुकी थी, 4 साल पुरानी बात हो चुकी थी। मैंने कहा जी माफ़ी चाहिए। वो अंदर चली गई हैं, वो दोबारा आई हैं, मैं भी नज़र ही नहीं उठा रहा था। जी आप कौन हैं? मैं कहा जी माफ़ी चाहिए। उन्होंने फिर बोला है कि मैं इस घर की सरबराह हूँ, आप मुझे बताएं आपको क्या काम है। उन्होंने ये बात की है। फिर मैंने अपना मुंह उठाया और मैं उनको बोला है कि मैं मुज़म्मिल हूँ, और ये बात करके मैंने उनके पाँव पकड़ लिए उन्हीं के दरवाजे में। फिर मैंने उनके पाँव नहीं छोड़े, क्योंकि मुझे शाहजी ने गाइड किया था कि अब जाएगा बेटा तुम माफ़ी लेके आई वरना ना आई। मैं उनके पाँव नहीं छोड़े जब तक कि उन्होंने माफ़ नहीं किया। मैं उनके पाँव नहीं छोड़े। मैंने उन लोगों को अल्लाह के वास्ते दिए, मैंने उनको अपनी हालत बताई। मैंने उनसे कहा कि इस मेरे पे मेहरबानी कर दे, मेरी कब्र आसान कर दे। असल में मैंने मान उसकी माँ का तोड़ा था। मुझे वहाँ से दुआ मिलने की देर थी कि विद इन 24 आवर्स मेरी बेटी, जिसके मुंह से भी ब्लड आ चुका था वेंटिलेटर के ऊपर, वो वेंटिलेटर से उतरी, वो सी पैक से उतरी, वो नॉर्मल हाई फ्लो ऑक्सीजन से उतरी और वो नॉर्मल ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गई थी। पंद्रह दिसंबर। मैं आगे आया, मुझे शाहजी ने गाइड किया कि बेटा सदका करो, बच्चों को खिलाओ, प्यार से खिलाओ, खाना खिलाओ। मैं अपने इन कामों में लग गया। मैं जिस तरह ये काम करता रह गया, मेरी बेटी की तबीयत में बेहतरी आती रही। इसके बाद डॉक्टर्स उसका डिस्चार्ज प्लान कर रहे थे, तो डॉक्टर ने बताया कि उसको कोई स्टमक इन्फेक्शन है, जो कि काफ़ी सीवियर किस्म का स्टमक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो मदर फीड डाइजेस्ट नहीं कर रही। गाइडेंस मुझे मिल चुकी थी। अब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पे भी अगर मुझे हल्का सा भी स्टक होता हूँ ना, मैं खाना खिलाऊँ, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला इसी जुस्तजू में। मैं खाना खिलाने की नीयत से बाहर गया तो मुझे एक पर्सनालिटी नज़र आई। मैं उसके साथ बैठा, मैंने नाश्ता जब नाश्ता मंगवा लिया, वो भी नाश्ता कर रहे थे, मैं भी नाश्ता कर रहा था। तो उससे पहले ना मैंने उन्हें कहा मेरे पास आ जाए, वो नहीं आए। फिर ना उन्होंने ना अपनी चेयर सीधी की,
उन्होंने चेयर सीधी की ना अपनी, दोनों उनके ना यहाँ पे ना ज़ख़म थे, मुंह पे ज़ख़म थे, दाढ़ी में ज़ख़म थे, सर पे ज़ख़म थे। मैंने कहा ये क्या हुआ है, साइड वाले एंगल से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैंने पूछा ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये ना इन्फेक्शन हुआ हुआ है। मैं कहा तो आपने इसको इलाज क्यों नहीं कराया है इसका? तो कहते हैं वो अलाउ नहीं है। मैं कहा, क्यों अलाउ नहीं है, क्या बात है मुझे बताएं, इलाज क्यों नहीं कराया? उस पर ना उन्होंने सही जवाब नहीं दिया फिर मुझे। मैं कहा अच्छा मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका इलाज कर दूं। मैं कहा हाँ कर दें। अब मेरे पास जितनी टूटी फूटी नॉलेज है, मैं फार्मेसी वाले पे गया, एक स्प्रिट लिया उससे, एक कॉटन ली, 6 ऑगमेंटन लिए, एक वो फ्यूसेटिक के नाम से वो इन्फेक्शन की क्रीम आती है वो ली, और वो ले के सारी चीज़ें वहाँ पे आ गया। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं इसको खुद साफ़ कर दूँ। मैंने कहा कर दें। मैंने अपने हाथों से उनकी वो सारे ज़ख़म वगैरह साफ़ किए और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, सारी मेडिसिन वगैरह समझाई, उनके हैंड ओवर की और हॉस्पिटल आ गया। 3 to 4 डेज़ में मेरी बेटी का भी इन्फेक्शन ठीक हो गया था। उसने फीड स्टार्ट कर दी थी। कल वही पर्सनालिटी, परसों वही पर्सनालिटी के साथ मेरी दोबारा मुलाकात हुई, ठीक है, और मैं उनको देख के पहचाना नहीं क्योंकि वो क्लीन शेव में था बंदा और उसके सारे ज़ख़म ठीक हो चुके थे, कोई ज़ख़म नहीं था, कोई इन्फेक्शन नहीं था। हमने बैठ के इकट्ठे खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ बातें की और मैं हॉस्पिटल वापस चला गया। कल मेरी बेटी को डिस्चार्ज मिला है। मेरी बेटी का नाम दुआ फातिमा है माशाल्लाह। और आज मैं आपके पास हूँ। जो काकी से तुमने माफ़ी मांगी है ना, वो मेन टर्निंग पॉइंट है। मैं काकी, कोई मुझे मिले आप जैसे लोग तो मैं हमेशा उन्हें कहता होता हूँ कि कभी काकी की आना लेना, और अगर ले ली है तो किसी तरह माफ़ी ले लो। आप मेरे अभी तक के जितने लोग मुझे आज तक मिले हैं उनमें से आप पहले हो जो काकी तक पहुंच भी गया और उसको माफ़ी मिल गई। मुझे भी ठीक, आपको भी काकी से ही माफ़ी मिल गई थी, लेकिन आपको तो जल्दी पता चल गया। इन्हें तो बहुत लेट हो गया, काफ़ी लॉस हो गया और इन्होंने दूसरे तरीके से आ ली। और लकी है कि ये उनके घर तक पहुंचा और उन्होंने इसे कुछ कहा नहीं और फिर माफ़ी मिल भी गई और दे भी दी और दिल से निकली उनकी दुआ। काकी किया बहुत खौफनाक होती। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर ये कोई मेरी वीडियो देख के मुझे इबरत का निशान समझता है तो मेरी खुशकिस्मती है। नहीं, ये आपकी तौबा की कहानी है, खूबसूरत बात है और ये छोटी बात नहीं है लाइफ में ये बोलना, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना। और अव्वल तो कहा गया है कि गुनाह हो भी जाए तो उसको छुपाओ, उसका चर्चा ना करो, लेकिन आप गुनाह का चर्चा नहीं कर रहे, आपने तो उससे जो खमियाजा यहीं पे भुगता। और अल्लाह ने जिस तरह फिर आपको तौबा की तौफीक दी और उस तौबा की तौफीक के बाद इस दुनिया में ही आपने उसका जो अजर आपको दिया गया वो बेटी की सूरत में है। बेटी अल्लाह उस इंसान को देता है जिससे वो खुश होता है। एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और अल्लाह ने आपको इस काबिल जाना है तो उसकी ख़ास रहमत है जो आपके घर आई है और आपने टाइमली सबक सीख लिया। जवानी की तौबा आपकी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से एक।